बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं इब्रार अहमद महर एडवोकेट उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। इमरान खान की हुकूमत को ख़त्म हुए आज 3 साल पूरे हो गए हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एहतजाज का ऐलान किया है। इस पर बात करेंगे। इसके अलावा नवाज शरीफ की सियासी मैदान में वापसी हो गई है और नवाज शरीफ साहब ने ऐलान किया है कि वो पूरे मुल्क में जलसे करेंगे, जुलूस करेंगे, रैलियां निकालेंगे। इसकी क्या तफसीलात है, इस पर बात करेंगे। इसके अलावा मुफ्ती तकी उस्मानी का कहना है कि इसराइली मसनूआत का बाइकाट किया जाए। उन्होंने पूरी पाकिस्तानी कौम से इल्तजा की है कि तमाम तर इसराइली मसनूआत का बाइकाट किया जाए। इस पर बात करेंगे। इसके अलावा तलाल चौधरी का कहना है कि गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों के इनखला की मुद्दत में तोसी नहीं होगी। इस पर बात करेंगे। इसके अलावा माइंस एंड तरमीमी बिल पर तहरीक इंसाफ में इख्तलाफात हो गए हैं और अली मीन गंडापुर और आतिफ खान में इस हवाले से काफी गर्मा गर्मी और तलख कलामी हुई है। इस पर भी बात करेंगे। इसके अलावा सोने की कीमत मुल्की तरीक की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई है। सोने की फी तोला कीमत में हजारों रुपए का इजाफा हुआ। अब फी तोला कीमत कितनी बड़ी है, इस पर बात करेंगे। इसके अलावा लाहौर हाई कोर्ट ने इसहाक डार की नायब वजीर आजम के ओहदे पर तकर्री के खिलाफ अपील खारिज कर दी है। क्या अदालत का यह फैसला सही है या गलत है, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले नवाज शरीफ साहब को डिस्कस करेंगे। नवाज शरीफ साहब, आपको पता है कि काफी अरसे से सियासत से दूर थे, ला ताल्लुक थे, सियासी मामलात में दिलचस्पी नहीं लेते थे। लेकिन अब उनकी सियासी मैदान में बाकायदा तौर पर एंट्री हो गई है और उन्होंने ये ऐलान किया है कि अब वो पूरे मुल्क में जलसे करेंगे, जुलूस करेंगे, रैलियां निकालेंगे और खास तौर पर सबसे पहले वो ये तमाम तर जो प्रोसेस है रैलियां निकालने का या जलसे करने का, वो पंजाब से शुरू करेंगे। अच्छा, अब मुझे यहां यह समझ नहीं आती कि जब इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है तो फिर नवाज शरीफ साहब को क्या जरूरत पड़ी है कि वो घर से बाहर निकलें या वो सड़कों पे आएं, लोगों को इकट्ठा करें, जलसे करें, जुलूस करें, रैलियां निकालें। मतलब किस वजह से, क्यों वो ऐसा करना चाहते हैं जब इस वक्त हुकूमत उनकी है? मतलब कौन सा कोई इलेक्शन की अनाउंसमेंट हो गई है कि जरूरी है कि वो कंपेन करें और लोगों को मोटिवेट करें और उनसे वोट मांगे? तो मैं सबसे पहले तो ये समझता हूं कि नवाज शरीफ साहब का ये फैसला मेरी समझ से बाहर है कि वो क्यों सड़कों पे निकलना चाहते हैं, वो क्यों जलसे करना चाहते हैं, वो क्यों जुलूस निकालना चाहते हैं, रैलियां निकालना चाहते हैं। ऐसा क्यों चाहते हैं, इस बात का जवाब तो बहरहाल नवाज शरीफ साहब ही देंगे, लेकिन मेरा ख्याल है कि इसकी जरूरत नहीं है। अब दूसरा सवाल यहां यह पैदा होता है कि आप जब अवाम में निकलेंगे तो अवाम आपसे मुख्तलिफ किस्म के सवालात पूछेगी। आपसे ये पूछेगी कि नवाज शरीफ साहब, आप अपने हलके से इलेक्शन हार चुके थे और डॉक्टर यास्मीन राशिद साहबा इलेक्शन जीत चुकी थी, तो फिर आपने दांधली करके वो सीट क्यों जीती? तो आप उस बात का क्या जवाब देंगे? जब लोग आपसे सवाल पूछेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 8 फरवरी के इलेक्शन में जीत रही थी, तो आपने उनको क्यों हरा दिया? मतलब कि आपने जो हुकूमत बनाई है इस वक्त, वो फार्म 45 की हुकूमत नहीं है, वो फार्म 47 की हुकूमत है। लोग आपसे सवाल पूछेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मैंडेट आपने क्यों चुराया, तो आप इस बात का क्या जवाब देंगे? लोग जब आपसे ये सवाल पूछेंगे कि आपने 9 मई के वाकयात के बाद जिस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के ऊपर क्रैक डाउन किया, लोगों के खिलाफ झूठे मुकदमात बनाए, चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पमाल किया, तो आप इस बात का क्या जवाब देंगे? लोग आपसे सवाल पूछेंगे कि इमरान खान कौन सा इतना बड़ा दहशतगर्द है कि वो पुलिस को मतलूब है, या पता नहीं खुदा न खास्ता उसने कौन सा ऐसा बड़ा जुर्म कर दिया कि उसके खिलाफ तकरीबन 200 से जायद मुकदमात आपकी हुकूमत में बनाए गए। तो आपने एक इतनी बड़ी सियासी जमात के लीडर के खिलाफ इतने मुकदमात बनाए, तो आपने वो मुकदमात क्यों बनाए? तो आपके पास इस सवाल का क्या जवाब होगा? लोग जब आपसे सवाल पूछेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तनासब के लिहाज से जो सीटें मिलती थी वो आपने नहीं दी, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला आने के बावजूद कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उनकी मखसूस नशिस्तें दी जाएं, इसके बावजूद भी आपकी हुकूमत ने तहरीक इंसाफ को उनकी मखसूस सीटें नहीं दी। तो क्यों नहीं दी, लोग आपसे सवाल पूछेंगे, तो बताएं कि आप लोगों के इन सवालात का क्या जवाब देंगे। लोग आपसे सवाल पूछेंगे कि 26 नवंबर को जो कुछ इस्लामाबाद में हुआ, वट एवर, गोलियां चलाई गई या जो कोई भी सूरत हाल हुई, लोग आपसे सवाल पूछेंगे कि आपने मासूम और बेगुनाह लोगों को क्यों पकड़ा, आपने उनके ऊपर क्यों गोलियां चलाई, तो फिर आप उन लोगों के सवालात का क्या जवाब देंगे? मेरा ख्याल है कि आपके पास लोगों के सवालात के जवाबात नहीं होंगे। जब आप पब्लिक में निकलेंगे,
آپ جلسہ کریں گے یا جلوس کریں گے جس کی میرا خیال ہے کہ ضرورت نہیں ہے، اس کے ساتھ ساتھ لوگ آپ سے سوالات بھی پوچھیں گے تو آپ کے پاس ان کے سوالات کا جواب نہیں ہوگا۔ اچھا جی، اس کے علاوہ دوسری بڑی خبر یہ ہے کہ اسحاق ڈار کی نائب وزیر اعظم کے عہدے پر تقرری کے خلاف اپیل خارج ہو چکی ہے۔ لاہور ہائی کورٹ میں پہلے یہ اپیل فائل کی گئی کہ اسحاق ڈار وزیر خارجہ ہیں، ٹھیک ہے، یہ آئینی عہدہ ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہیں نائب وزیر اعظم کا یعنی کہ ڈپٹی پرائم منسٹر کا عہدہ بھی دے دیا گیا ہے، تو یہ تو آئین کے خلاف ہے۔ آئین بات کرتا ہے وزیر اعظم کی، صدر کی، گورنر کی، کابینہ کی، وغیرہ وغیرہ، لیکن کانسٹیٹیوشن آف پاکستان 1973 میں ڈپٹی پرائم منسٹر کا کوئی عہدہ ہے ہی نہیں، تو پھر وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے ایک نیا عہدہ اپنی طرف سے کیسے کریٹ کر لیا؟ کسی بندے کو نائب وزیر اعظم بنا دیا۔ تو ایک پٹیشن لاہور ہائی کورٹ میں فائل کی گئی جو کہ خارج ہو گئی، اس کے خلاف ایک انٹرا کورٹ اپیل لاہور ہائی کورٹ میں فائل کی گئی، وہ بھی خارج ہو گئی۔ اچھا، اب مجھے لاہور ہائی کورٹ کی اس فیصلے کی سمجھ نہیں آتی کہ آپ کے پاس پہلے اپیل آئی، آپ نے خارج کر دی، آپ کے پاس دوسری انٹرا کورٹ اپیل آئی، 2 جسٹس صاحبان نے اس اپیل کو سنا تو اس کو بھی خارج کر دیا، مطلب کہ اس کو ابتدائی سٹیج کے اوپر ہی خارج کر دیا، اس میں نوٹس کرنا بھی مناسب نہیں سمجھا۔ مطلب آپ کم از کم پرائم منسٹر کو یہ نوٹس تو کریں کہ جناب آپ نے یہ عہدہ اپنی طرف سے کیسے کریٹ کر لیا؟ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان 1973 میں تو نائب وزیر اعظم کا کوئی عہدہ ہے ہی نہیں، تو پھر آپ نے کیسے کسی بندے کو نائب وزیر اعظم بنا دیا؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ لاہور ہائی کورٹ کا پہلے بھی فیصلہ غلط تھا، اور اب جو انٹرا کورٹ اپیل خارج کی گئی ہے وہ بھی لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ غلط ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم نے چلنا ہے کانسٹیٹیوشن کے مطابق، ہم نے چلنا ہے آئین اور قانون کے مطابق۔ اگر آئین اور قانون اس بات کی اجازت نہیں دیتا تو پھر پوچھنا چاہیے کہ آپ نے کیسے اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کیا، یا آپ نے کیسے اپنے اختیارات سے تجاوز کیا، یا آپ نے کیسے ایک نیا عہدہ کریٹ کر لیا۔ صرف یہ کہہ دینا کہ ٹھیک ہے جی یہ کون سا ایک کانسٹیٹیوشنل عہدہ ہے، سیاسی بنیادوں پر ہے، اس پہ کون سی ان کی کوئی تنخواہ ہے یا کوئی مراعات ہیں وغیرہ وغیرہ، یہ کافی نہیں ہے۔ یہ 2012 میں جب پرویز لائی صاحب کو ڈپٹی پرائم منسٹر اپوائنٹ کیا گیا تھا، اس وقت بھی یہ کویسچن سامنے آیا تھا۔ اگر اس وقت آپ نے کوئی اچھا اور مناسب فیصلہ کیا ہوتا تو شہباز شریف صاحب اب دوبارہ سے وہی تاریخ کو نہ دہراتے اور اسحاق ڈار صاحب کو دوبارہ سے نائب وزیر اعظم نہ بناتے۔ تو عدالت کا فیصلہ پہلے بھی غلط تھا، اب بھی غلط ہے، یہ قانون کے بھی خلاف ہے، یہ آئین کے بھی خلاف ہے۔ ہمارا کانسٹیٹیوشن اس بات کی بالکل بھی اجازت نہیں دیتا، اور اس بات کو کنڈیم کیا جانا چاہیے تھا، اور خاص طور پہ ایک نوٹس کرنا چاہیے تھا، باز پرس کرنی چاہیے تھی، جواب مانگنا چاہیے تھا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا، لیکن ایسا نہیں کیا گیا۔ میرے مطابق عدالت کا یہ فیصلہ صحیح نہیں ہے، بہت غلط ہے۔ اچھا جی، اس کے علاوہ سونے کی قیمت میں ہزاروں روپے کا اضافہ ہو گیا ہے، اور پاکستان کی تاریخ میں یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ سونے کی قیمت ایک دن میں اس حد تک بڑھ گئی ہے۔ اچھا جی، اس حوالے سے ملک میں آج سونے کی فی تولہ قیمت 7,800 روپے بڑھ کر 3,28,800 روپے ہے۔ ایسوسی ایشن کے مطابق 10 گرام سونا 6,688 روپے اضافے سے 2,81,893 روپے ہے۔ دوسری جانب عالمی بازار میں بھی سونے کا بھاؤ $70 اضافے سے $3,118 فی اونس ہے۔ ماہرین کے مطابق امریکہ اور چین کے درمیان جاری ٹیرف کی جنگ کے باعث سرمایہ محفوظ کرنے کے لیے سونے کی خریداری ہو رہی ہے، تو آپ اندازہ کر لیں کہ سونے کی قیمت میں کس حد تک اضافہ کیا گیا ہے۔ اچھا جی، اس کے علاوہ مائنز اینڈ منرلز ترمیمی بل پر پاکستان تحریک انصاف کے درمیان کافی اختلاف ہو گیا ہے، اور اس حوالے سے علی مین گنڈا پور اور عاطف خان کے درمیان تلخ کلامی بھی ہوئی ہے۔ اچھا، یہ ماجرا کچھ اس طرح سے ہوا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کا ایک آفیشیل واٹس ایپ کا گروپ ہے جس میں عاطف خان صاحب نے اس بات کو بڑا اپوز کیا مائنز اینڈ منرلز ترمیمی بل کے حوالے سے۔ انہوں نے کہا کہ یہ غلط ہے، اس کو پاس نہیں ہونا چاہیے، یہ عوام کے مفادات کے خلاف ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو علی مین گنڈا پور صاحب نے اس بات کو بڑا اپوز کیا، انہوں نے کہا کہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، آپ کو اگر انگلش کی سمجھ نہیں آتی تو آپ مجھے بتائیں کہ یہ جو مسودہ تیار کیا گیا ہے ترمیم کے حوالے سے، اس کی اردو کاپی میں آپ کو بھیج دیتا ہوں۔ اور اس حوالے سے علی مین گنڈا پور صاحب کا کہنا ہے کہ مائنز اینڈ منرلز ترمیمی بل کو پاس ہونا چاہیے۔ جب انہوں نے عاطف خان کو اس طرح کا سخت جواب دیا تو اس کے رسپانس میں عاطف خان نے تو خیر کوئی جواب نہیں دیا، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کے کچھ لوگ اگر اس کو اپوز کر رہے ہیں
کہ इस तरमीमी बिल को पास नहीं होना चाहिए और उस वक्त तक इसको पास नहीं करना चाहिए कि जब तक कि इमरान खान साहब की रिहाई नहीं हो जाती। मैं समझता हूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ लोगों का जो कि इस बात को अपोज कर रहे हैं, उनका कंडक्ट गलत है। देखिए, आपका इख्तलाफ किसी एक बंदे के साथ हो सकता है, आपका इख्तलाफ किसी एक सियासी जमात के साथ हो सकता है, लेकिन आपका इख्तलाफ पाकिस्तान के साथ नहीं है। जब कौमी सलामती कमेटी की मीटिंग होती है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसमें शमूलियत इख्तियार नहीं करती। मैं इस पे पहले भी काफी तफसील के साथ बात कर चुका हूं कि आपका जिस भी किसी बंदे के साथ इख्तलाफ है, कम से कम कौमी सलामती की मीटिंग में आपको शामिल होना चाहिए था। अगर आप शामिल नहीं हुए तो आपने गलत किया है। और अब जो तरमीमी बिल की मंजूरी के हवाले से बात हो रही है, इसमें किसका फायदा है? इसमें किसी एक खास बंदे का फायदा है, किसी एक सियासी जमात का फायदा है? इसमें फायदा है तो पाकिस्तान का फायदा है, पाकिस्तान के लोगों का फायदा है। तो मेरा ख्याल है इसमें इख्तलाफ नहीं करना चाहिए और ना इसकी मुखालफत करनी चाहिए। अच्छा जी, इसके अलावा तलाल चौधरी साहब कहते हैं कि तमाम गैर मुल्की शहरी हमारे लिए काबिल एहतराम हैं। मुल्क में दहशत गर्दी के तनाजुर में इनखला का फैसला किया गया है। उनका कहना था कि 30 अक्टूबर 2023 को गैर मुल्कियों की इनखला की पॉलिसी तैयार की गई। पहले मरहले में कागजात ना रखने वाले गैर मुल्कियों को वापस भेजा गया। दूसरे मरहले में 13 फरवरी 2025 को अफगान सिटीजन कार्ड होल्डर्स के लिए काबीना ने फैसला किया, उन्हें वापस भेजा जाएगा और उनके लिए 31 मार्च 2025 की डेडलाइन दी गई। जबकि तीसरे मरहले में अफगान कार्ड होल्डर्स को वापस भेजा जा रहा है। उन्होंने कहा कि गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों का इनखला जारी है। तलाल चौधरी साहब ने जो कहा है मैं उसकी तईद करता हूं, ये बिल्कुल सही बात है। जब काबीना ने इस बात की मंजूरी दे दी, एक डेडलाइन दे दी खासतौर पर अफगानियों के हवाले से, तो फिर मेरा ख्याल है इसमें तोसीन नहीं करनी चाहिए और अफगानियों को पाकिस्तान से बाहर निकाल देना चाहिए, क्योंकि ये पाकिस्तान की सलामती का मामला है। अब कुछ लोग इस बात के ऊपर इतराज करते हैं, देखें जी, इंसानियत के खिलाफ है, ह्यूमैनिटी के खिलाफ है। वो लोग काफी अरसे से यहाँ पे रह रहे हैं और खासतौर पर जिनके पास कार्ड्स हैं, उनको हुकूमत ने कार्ड इशू किए थे, एक लंबे अरसे से वो यहाँ पर मौजूद हैं, उनके बच्चे हैं, उनकी फैमिली है, वो दादा नाना बन चुके हैं, उनकी प्रॉपर्टीज हैं वगैरह वगैरह, वो पाकिस्तान को अपना मुल्क समझते हैं, अफगानिस्तान में उनका कुछ नहीं है। तो मेरा ख्याल है कि जब काबीना ने इस बात की मंजूरी दे दी है तो वो सही तौर पर दी है। जितने भी अफगानी पाकिस्तान में मौजूद हैं, ये इंटरलिंक्ड हैं एक दूसरे के साथ और ये सपोर्ट करते हैं अफगानियों को, ये सपोर्ट करते हैं दहशतगर्दों को। मेरा ख्याल है कि हुकूमत ने अफगानियों को पाकिस्तान से निकालने का जो फैसला किया है वो बिल्कुल सही किया है। अच्छा जी, मुफ्ती तकी उस्मानी साहब का कहना है कि इसराइली मसनूआत का बाइकाट किया जाए और सिर्फ इसराइली मसनूआत का ही बाइकाट ना किया जाए, बल्कि जो भी कंपनीज इसराइल को सपोर्ट करती हैं उनका भी बाइकाट किया जाए। और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि जितने भी मुल्क इसराइल को सपोर्ट करते हैं उनकी मसनूआत का बाइकाट भी किया जाए। तो मुफ्ती तकी उस्मानी साहब की ये बात सही है, क्योंकि इसराइल इस वक्त जिस हद तक गुंडागर्दी और बदमाशी का मुजाहरा कर रहा है, जिस तरह से मासूम और बेगुनाह लोगों को वो मार रहा है, उनके ऊपर मिसाइल बम फेंक रहा है, सिविल आबादी को उसने तहस नहस करके रख दिया है। मासूम लोग हैं, बच्चे हैं, औरतें हैं, बुजुर्ग हैं, वो कोई लिहाज उसके नजदीक नहीं है, वो सबको मिलिया मेट करने के चक्कर में है। तो जिस हद तक ये जुल्म का और दहशतगर्दी का बाजार इसराइल ने गर्म कर रखा है, तो मेरा ख्याल है कि हम जो कर सकते हैं वो हमें ज़रूर करना चाहिए। और मुफ्ती तकी उस्मानी साहब की बात की मैं 100% तईद करता हूँ कि इसराइली मसनूआत का बाइकाट करना चाहिए और तमाम तर उन कंपनीज का भी बाइकाट करना चाहिए जो कि इसराइल को सपोर्ट करती हैं। अच्छा, यहाँ मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने यह भी कहा कि हमें तशद्दुद का रास्ता अख्तियार नहीं करना चाहिए, हमें मारपीट का रास्ता अख्तियार नहीं करना चाहिए, हमें तोड़ फोड़ का रास्ता अख्तियार नहीं करना चाहिए, हमें कानून को अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। मतलब कि आप एहतजाज ज़रूर करें, आप इसराइली मसनूआत का बाइकाट ज़रूर करें, लेकिन जिस तरह से होता है ना कि दुकानों के ऊपर हमलावर होना, पथराव करना, तोड़ फोड़ करना, आग लगा देना, इस तरह का कंडक्ट नहीं होना चाहिए। और पूरे पाकिस्तान में बसने वाले जितने भी लोग हैं उनको चाहिए कि इसराइली मसनूआत का बाइकाट करें, क्योंकि जिस हद तक हम जो कुछ कर सकते हैं वो हमें ज़रूर करना चाहिए। अच्छा जी, इसके अलावा वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब ने कहा कि वजारत दाखिला ने गैर कानूनी तौर पर ईरान और यूरोप जाने की कोशिश करने वाले 50,000 अफराद के पासपोर्ट ब्लैक लिस्ट कर दिए हैं। और मैं समझता हूँ कि मोहसिन नकवी साहब ने ये जो फैसला किया है कि बैरून मुल्क जो गैर कानूनी तरीके से जाते हैं उनके अगर पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड ब्लॉक किए गए हैं, तो ये हुकूमत का फैसला सही है।
अच्छा जी, इमरान खान साहब की हुकूमत को खत्म हुए आज पूरे 3 साल गुजर गए हैं। तो इस हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज एहतजाज का ऐलान किया है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने भी MNAs हैं, MPAs हैं, जितने भी टिकट होल्डर्स हैं, सबको ये इंस्ट्रक्शन दी गई है कि आपने अपने अपने हलके में भरपूर तरीके से एहतजाज करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आपने इकट्ठा करना है और आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के झंडे के साथ ये भरपूर अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाना है और इसकी आपने तमाम तर वीडियोस रिकॉर्ड करके भी भेजनी है। तो मैं समझता हूँ कि बेशक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से ये हदायत दी गई हैं तमाम MPAs को, MNAs को, टिकट होल्डर को, लेकिन मेरा ख्याल है कि इसके ऊपर अमल नहीं होगा, क्योंकि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई भी बंदा तहरीक इंसाफ का झंडा लेकर बाहर निकलेगा या एहतजाज करेगा या नारा लगाएगा तो फिर उसके ऊपर डंडे भी बरसाए जाएंगे, उसको गिरफ्तार भी किया जाएगा, उसके खिलाफ मुकदमात भी बनाए जाएंगे और उन्हें जेल में भी भेजा जाएगा। हालांकि एहतजाज करना हर पाकिस्तानी का हक है कानून और आइन के दायरे के अंदर रहते हुए, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फिलहाल एहतजाज करने की इजाज़त नहीं है। अगर वो एहतजाज करने के लिए घरों से बाहर निकलेंगे तो मेरा ख्याल है कि उनके खिलाफ क्रैकडाउन होगा। तो मैं ये भी समझता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग एहतजाज करने के लिए बाहर नहीं निकलेंगे। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।